हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक बिल्कुल न्यू पैटर्न पर बेस्ड फुल लेंथ का मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। यह मॉक टेस्ट एग्जैक्ट एग्जाम के लेवल के अनुसार बनाया गया है और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में रियल क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं और आपके अभी तक कौन कौन से टॉपिक वीक रह गए हैं। सो हमारे साथ आप भी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और अभी तक आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, सो गाइज आप सभी के लिए एक शानदार ईबुक लॉन्च कर दिया गया है। इस ईबुक में आपको जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। और दोस्तों, इस ईबुक को पढ़ने के बाद आपको आने वाले एग्जाम के लिए कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीके जीएस का कंप्लीट सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा। इसे परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। वहां पर मैं आप सभी के साथ इसका ईबुक शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द गवर्नर, यानी कि किसी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर का टेन्योर टोटल 5 सालों का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भाखरा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। आपको बताना है कि जो भाखरा नंगल बांध है यह किस नदी के ऊपर में बना हुआ है। तो यह बना हुआ है सतलज नदी के ऊपर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सीटिंग होती है तो इसका अध्यक्षता किया जाता है स्पीकर के द्वारा। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इन दोनों ज्वाइंट सीटिंग मीटिंग को बुलाता कौन है, तो बुलाने का कार्य होता है दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति का। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। दोस्तों, जाकिर हुसैन संबंधित है तबला से। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन एयरफोर्स में कई बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों, आईएनसी दैट मीन्स कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार दिया गया है बिल गेट्स को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी हैं। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया की तरफ से इसके नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात हो रही है यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर, द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स इच। एक पुल की लंबाई बताना है जिसमें 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 30 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ पर हमें दिया क्या क्या गया है। सबसे पहले तो ट्रेन का लेंथ दे दिया गया है। ट्रेन का लेंथ कितना है, 130 मीटर। ब्रिज का लेंथ हमसे पूछा जा रहा है तो इसे हम x मान लेते हैं। स्पीड दिया गया है 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड्स का। हमें यहाँ पर क्या करना है,
ब्रिज का लेंथ यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो टाइम दिया गया है सेकंड में ना, और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। तो इस किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह काट कर आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। जहाँ पर स्पीड कितना है 25/2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस टोटल कितना कवर हो रहा है 130 मीटर ट्रेन की लंबाई और x मीटर ब्रिज की लंबाई। ये यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 130 + x, और टाइम कितना लग रहा है कवर करने में 30 सेकेंड्स। अब यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसे आगे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा। देखिए 25/2 इंटू 30 में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जब आप करोगे तो इक्वल टू बच जाएगा 130 + x। 2 से यह कैंसिल होगा 15 बार में, 25 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 375 इक्वल टू 130 + x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 375 - 130, और इन दोनों को माइनस करने के बाद यह आएगा 245, यानी कि ब्रिज की लंबाई 245 मीटर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अल्फ्रेड रुपये के लिए एक पुराना स्कूटर खरीदता है। एक्चुअली में यहाँ पर हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अल्फ्रेड वाइज एंड ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 एंड स्पेंड्स Rs800 ऑन इट्स रिपेयर। इफ ही सेल्स द स्कूटर फॉर ₹5800 फाइंड हिज गेन परसेंट। अल्फ्रेड ने एक स्कूटर खरीदा। स्कूटर का कॉस्ट प्राइस कितना था 4700 रुपये। इसके अलावा उसने स्पेंड किया इस पर, इसके मरम्मत पर 800 रुपये का। तो टोटल उसके प्राइस कितने लगे 4700 उसने खरीदा और 800 मरम्मत में खर्च किया। दैट मीन्स कि 5500 रुपये उसे पूरे पड़े इस स्कूटर की। अब वो क्या कर रहा है, इसे सेल कर दे रहा है। सेलिंग जो प्राइस है वो है 5800 का। तो बताइए कि गेन परसेंट कितना हुआ। 5500 इसका पूरा कॉस्ट प्राइस पड़ा, सेलिंग प्राइस है 5800, तो प्रॉफिट हो रहा है 300 रुपये का। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे। डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 5 से 11 टाइम्स, 5 से 60 टाइम्स। तो प्रॉफिट कितने का हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा 60/11%, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत रन बनाया है। सबसे पहले देखिए टोटल रन्स कितने बनाए हैं बैट्समैन ने 110। इनमें से 3 चौका बनाया, 3 क्या किया चौका बनाया, यानी कि 12 रन उसने चौके से बनाए होंगे और 8 उसने छक्के से बनाए हैं। दैट मीन्स कि 48 रन उसके यहाँ पर 6 से बने होंगे। तो टोटल जो बाउंड्री उसने बनाई उससे कितने रन बने होंगे 60 रन बने होंगे। और यहाँ पर उसके रन कितने हैं 110 हैं। तो बाकी बचा हुआ जो 50 रन है ना, वही उसने विकेट के बीच में दौड़कर बनाया होगा। इसी का आपको परसेंटेज निकाल देना है। तो 50 का परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड यहाँ पर किससे करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे टोटल रन से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ टोटल रन ना। तो 110 हमने नीचे लिख दिया। कैंसिल करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 डिवाइडेड बाई 11। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग्य 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चों की आयु क्या होगी। देखिए क्या कहा गया है, 5 बच्चे पैदा ले रहे हैं और उन सभी के जन्म लेने के बीच में 3 साल का एक डिफरेंस चल रहा है, और उन सभी के अगर मैं एज को कैलकुलेट करूं तो एज 50 ईयर्स का होना चाहिए। तो मान लो पहला वाला जो बच्चा है ना वो एक्स है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो बच्चा जन्म लेगा वो 3 साल बाद लेगा, यानी कि अगला बच्चा x + 3 ईयर में जन्म लेगा। फिर इसके बाद अगला जो बच्चा जन्म लेगा वो भी 3 साल के बाद, यानी कि x + 6 में। फिर इसके बाद x + 9 में, और इसके बाद x + 12 में। टोटल हो गया ना 5 बच्चे, 1 2 3 4 और 5। इन सभी का जो सम है वो 50 होना चाहिए। तो सम निकालिए, इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो यह होगा 5x + 3 और 6 9, 9 9 18, और 18 और 12 30, यानी कि 5x + 30 = 50। तो यहाँ से 5x का वैल्यू हो जाएगा 20 और x का वैल्यू हो जाएगा 4।
हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र x है और x का वैल्यू 4 है। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर सबसे बड़े बच्चे की आयु पूछता तो x का वैल्यू 4 है और सबसे बड़ा वाला बच्चा क्या है, x + 12 है ना, तो 4 + 12 हम कर देते, यानी कि यहाँ पर 16 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। एक आयतकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि एक आदमी पार्क की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चंस जनवरी 2023 में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है एक पार्क है, उसका लेंथ और विड्थ का रेशियो। इसके अलावा एक आदमी है जो पार्क में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 8 मिनट में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो आपको फिर से एक फॉर्मूला मैं याद दिलाना चाहता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, डिस्टेंस हमें कवर करना होगा क्योंकि वो चल रहा है इस स्पीड से और इतने टाइम में, तो स्पीड और टाइम तो हमें दिया गया है, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो स्पीड हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, लेकिन 12 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, और टाइम आपका क्या है, मिनट में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों 12 किलोमीटर अगर आप मीटर में करोगे तो यह हो जाएगा 12,000 हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8/60 मिनट में वाला। अब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 6 से ये 200 बार में, और 200 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आपका आ जाएगा दोस्तों 1600। यानी कि दोस्तों इस पार्क की जो टोटल डिस्टेंस है वो 1600 मीटर है। यह 1600 मीटर किसके बराबर है, यह इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, लेंथ हमारा 3x है, विड्थ हमारा 2x है। यह किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 1600 की। तो यहाँ पर 3 + 2 क्या हो जाएगा 5x, और 5x गुना 2 क्या हो जाएगा 10x। तो 10x इक्वल टू अगर 1600 है, दैट मीन्स कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेंथ और विड्थ निकाल सकते हैं। अगर x 160 है, लेंथ हमारा 3x है, यानी कि लेंथ टोटल कितना हो जाएगा 480, और विड्थ हो जाएगा 2x, यानी कि विड्थ यहाँ पर हो जाएगा टोटल 320। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस पार्क का क्षेत्रफल बताइए। तो लेंथ और विड्थ हमें मिल चुका है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो 480 और 320 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1,53,600। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह जो यूनिट है ना वो मीटर स्क्वायर में आएगा, यहाँ पर किलोमीटर आप लोग मत समझ लेना। सभी ने क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या की 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया कि मान लो कोई एक नंबर है x, अब इस x का 1/4 का 1/3 हिस्सा 15 के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि x बटा जो 12 है ना वो 15 के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 गुना 12, दैट मीन्स कि 180। हमारा नंबर मिल गया, नंबर कितना है 180 है। क्वेश्चन में पूछा है कि उस नंबर का 3/10वां हिस्सा क्या होगा, तो 3/10वां हिस्सा यहाँ से निकाल दो, शून्य से शून्य कैंसिल, 18 गुना 3 54। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी और डी के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में धनराशि बांटी जानी है। डी से बी को 1,000 रुपये अधिक हिस्सा मिलता है, तो बताइए यहाँ पर कि बी का शेयर क्या है। एक्चुअली हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो आप लोग इसे यहाँ पर ध्यान मत देना, मैं इंग्लिश में पढ़कर आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5:2:4:3. If C gets Rs 1,000 more than D, then what is V share? 4 लोग हैं A, B, C और D, इन सभी को कुछ पैसे एक प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं। प्रोपोर्शन क्या है, 5 है, 2 है, 4 है और 3 है। ये आपके A, B, C, D के हो गए। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो C को
डी से 1000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। सी है 4x और डी है 3x। कहने का मतलब क्या है कि 4x और 3x के बीच का जो डिफरेंस है ना अमाउंट का, वो 1000 के बराबर है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, x इक्वल टू 1000। हमसे पूछा गया है कि b का शेयर क्या है, तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया 1000 रुपये, b हमारा क्या है 2x है, तो b का शेयर यहाँ पर हो जाएगा टोटल 2000 रुपये। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ अ डाइस। यहाँ पर कहा यह गया है कि एक पासे को हम 2 बार फेंकते हैं, तो इस पासे के फेंकने पर योग का 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी आपको किसी न किसी शिफ्ट में तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब हम 2 बार डाइस को फेंकेंगे ना, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। एक डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप डाइस को फेंकोगे दोनों को एक साथ, तो हो सकता है कि पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 1 आ जाए, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 3, फिर 1 4, 1 5, 1 6। फिर क्या हो सकता है कि पहले वाले में 2 आए, दूसरे वाले में 1 आए, पहले वाले में 2 आए, दूसरे वाले में भी 2 आए, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। इसी प्रकार से दोस्तों ये आगे आपका बढ़ता चला जाएगा। और टोटल अगर मैं आउटकम्स की बात करूं, अगर आप 2 डाइस को एक साथ फेंकते हो तो यह आपका 36 होता है। यह यूनिवर्सल है, इसे आप लोग याद रखना। तो अब हम आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 आने की प्रायिकता क्या होगी दोनों डाइस में सम की। सबसे पहले आप समझ लो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। एन ई कहने का मतलब क्या है कि जो आपसे पूछा जा रहा है योग 9 आने का टोटल संख्या, और एन एस हो जाता है टोटल आने की आउटकम्स। जैसे कि एन एस यहाँ पर क्या है 36 है, क्योंकि जब 2 डाइस को हम फेंकेंगे तो इसका क्या हो जाएगा टोटल आउटकम 36 हो जाएगा। अब एन ई कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि 2 डाइस फेंकेंगे तो इस प्रकार से नंबर कुछ आएंगे। अब आप खुद यह सोचिए कि इन दोनों डाइस में से ऐसे कौन कौन से नंबर हम उठाएं जिनका सम करने पर हमें 9 मिल रहा है। ये कौन कौन से नंबर हैं, तो पहला हो जाएगा दोस्तों आपका 3 और 6। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 4 और 5। इसके बाद फिर आपका हो जाएगा 5 और 4, और एक आपका हो जाएगा 6 और 3। यानी कि दोस्तों हमारे पास टोटल ऐसे 4 आउटकम्स हैं जिनका सम 9 आने वाला है। तो ऊपर में हम लिख देंगे आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बस आपका प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गया, काटोगे तो यह हो जाएगा 1/9। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको आगे भी अलग अलग मॉक टेस्ट में करवाऊंगा। अगर आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो एक बार आप एग्जाम से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ आपके जनवरी 2023 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 3 टैंक है हमारे पास, 3 पाइप है एक्चुअली में, टैंक तो एक ही है ना। मान लो ये आपका एक टैंक है, ठीक है। यहाँ पर 3 पाइप हैं, एक पाइप है, बी पाइप है, सी पाइप है। कहा यह गया है कि हमारा जो पहला पाइप है वो 5 घंटे में टंकी को फिल कर दे रहा है, दूसरा पाइप 6 घंटे में टंकी को फिल कर दे रहा है, और तीसरा पाइप अगर हम लगा देते हैं तो 12 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 6 और 12, अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा दोस्तों 60। यह 60 क्या हो गया, 60 जो है वो आपके इस पूरे टैंक का कैपेसिटी है। अब आप बताइए कि अगर 60 लीटर का कोई टंकी है और ये इस टंकी को 5 घंटे में भर रहा है, यानी कि प्रति घंटे वो 12 लीटर पानी भर रहा होगा, तभी तो वो 60 लीटर टोटल 5 घंटे में भर देगा। उसी प्रकार से जो बी है वो 10 लीटर भर रहा होगा प्रति घंटे, और सी जो है वो 5 लीटर खाली कर रहा होगा। क्योंकि सी का काम यहाँ पर खाली करना है ना, इसलिए हमने यहाँ पर -5 लिख दिया। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम तीनों पाइप को एक साथ जोड़ देते हैं टंकी में तो टंकी कितने दिनों में भर जाएगा। तो देखिए तीनों टंकी को अगर हम जोड़ देंगे तीनों पाइप को, तो 12 लीटर पानी इधर से भरेगा, 10 लीटर पानी इधर से भरेगा।
यानी कि 22 लीटर पानी तो इसमें भरा रहा होगा, लेकिन इसके साथ ही 5 लीटर पानी निकल भी रहा होगा ना एक टंकी से, तो टोटल जो लीटर ऑफ वाटर है टंकी के अंदर जा रहा होगा पाइप के थ्रू, वो आपका टोटल 17 होगा। टंकी हमारा 60 लीटर का है, प्रति घंटे 17 लीटर पानी जा रहा है, यानी कि टंकी टोटल कितना देर में फिल होगा, 60/17 घंटे में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर, यदि a माइनस वी का वैल्यू 3 है और a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का वैल्यू 29 है, तो ए वी का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है, 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ए माइनस वी का होल स्क्वायर। अब आप बताइए, ए माइनस वी हमें दिया गया है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया गया है ना, तो ए वी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इससे कैसे करेंगे, देखिए 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसका वैल्यू 29 है तो हमने 29 लिख दिया। माइनस में क्या करेंगे, ए माइनस वी का होल स्क्वायर, और ए माइनस वी का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। तो 2ab इक्वल टू हो जाएगा 29 माइनस 9, दैट मीन्स कि 2ab इक्वल टू हो जाएगा 20। तो यहाँ से ab का वैल्यू क्या आ जाएगा, ab का वैल्यू आ जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इसे आप सभी को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल नया नया ट्रेंड चला है एयरफोर्स में, और जनवरी में ही बिल्कुल पहली बार देखने को मिला है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी अलग अलग शिफ्टों में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले कोई भी एक क्राइम होगा ना, क्राइम होगा, क्राइम होने के बाद क्या होगा, वहाँ पर पुलिस पहुँचेगी। पुलिस पहुँचेगी तो तब क्या करेगी, क्रिमिनल को पकड़ करके जज के सामने लेकर जाएगी। अब जज क्या करेगा, उस क्रिमिनल के बातों को सुनेगा, वकील की बातों को सुनेगा और फिर अपना जजमेंट देखेगा। जजमेंट देखने के बाद वो पनिशमेंट सुनाएगा। तो ये आपका कंप्लीट सीक्वेंस है, पहले क्राइम आएगा, फिर पुलिस, फिर जज, फिर जजमेंट और सबसे लास्ट में पनिशमेंट। तो सीरीज क्या आपका रहेगा, एक, यानी कि तीसरा नंबर वाला पहले आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा पहला नंबर वाला, फिर आपका आ जाएगा चौथा नंबर, फिर आपका 5वां नंबर, और उसके बाद आपका अगला क्रम आ जाएगा दूसरा नंबर। क्लियर है सभी का 19 नंबर। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स। दोस्तों आपको हर शिफ्ट में एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, जहां पर 3 एलिमेंट्स दिए रहेंगे और इन तीनों एलिमेंट्स को मिला करके आपको एक वेन डायग्राम फॉर्म करना होगा। यहाँ पर वुमेन, मदर्स और इंजीनियर्स, इसका वेन डायग्राम मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर 2 से 3 शिफ्टों में पिछली बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो आइए देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो, जो मदर्स है ना, वो किसके अंतर्गत आएगी, मदर्स हमेशा वुमेन के अंतर्गत ही आएगी। मदर्स कभी भी मेन के अंदर तो आ नहीं सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक आपका वेन डायग्राम बना लेंगे, किसके लिए, वुमेन के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, वुमेन के लिए हमने तो वेन डायग्राम बना लिया, और मदर्स किसके अंदर आ जाएगी, मदर्स आ जाएगी इसके अंदर, वुमेन के अंदर। इसके बाद हमारे पास तीसरा है इंजीनियर। अब इंजीनियर के बारे में मेनली सोचना है कि इसे हम कैसे रखेंगे। तो एक बात बताइए, जो मदर है वो इंजीनियर हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो वुमेन है, चाहे वो मदर हो या फिर नहीं हो, वो भी इंजीनियर हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो इंजीनियर का वेन डायग्राम बनेगा ना, वो वुमेन में भी इंक्लूड होगा और मदर में भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा वैसे व्यक्ति जो ना तो वुमेन है और ना ही मदर हैं, वो भी इंजीनियर हो सकते हैं। तो इंजीनियर का जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तो उसे मदर में लेंगे, वुमेन में लेंगे और कुछ हिस्सा उसका बाहर में छोड़ देंगे। तो अब आपका ये कंप्लीट वेन डायग्राम बनकर तैयार हो गया। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट पर दोस्तों आपको आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप एक बार गूगल पर सर्च करके वेन डायग्राम प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी लेवल सर्च कर लेना। गूगल पर बहुत सारे आपको साइट मिल जाएंगे, वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक ट्री दिया गया है, इस ट्री में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है। एक बार आप खुद से सोचिए यहाँ पर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है और कैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। देखिए बताता हूं मैं आपको। अब अगर आप इन तीनों नंबर को ध्यान से देखोगे ना,
तो ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, 12 और 18 ऐड करोगे तो 30 मिलेगा, 30 और 30 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 60 मिलेगा। 60 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। यह 6 नीचे लिखा गया है ना। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट पर इसका आंसर भी निकाल दें तो हमें पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर भी ऐड करेंगे 16 और 24 को। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 40। 40 प्लस 40 क्या होता है, 80 हो जाता है। 80 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो यह कितने बार में कैंसिल होगा, 8 बार में। नीचे वाले बॉक्स में 8 लिखा गया है ना, यानी कि हमने जो यहाँ पर पैटर्न पकड़ा है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी पैटर्न पर हमारा आगे आने वाले ट्री में भी राइट आंसर निकलने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 45 और 18 को ऐड कर देंगे। 45 और 18 को ऐड करने पर आपको मिलेगा 63, और 63 में अगर आप 27 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 90। 90 को 10 से डिवाइड करो, डिवाइड करने पर यह कैंसिल होगा 9 बार में, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 9। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 22 नंबर, y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कॉन्सेप्ट का यूज करना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। ये आपका डायरेक्शन इंटरचेंज हो गया, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना। अब कहा यह गया है कि y इज इन द ईस्ट ऑफ x। मान लो कि x एक यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम x मान लेते हैं। तो x से पूर्व दिशा में हमारा क्या है, y है, ठीक है। अब कह रहा है कि x विच इज इन नॉर्थ ऑफ z, यानी कि ये जो x है ना वो कहाँ है, z से नॉर्थ में है, तो z इसके नीचे आएगा, तभी तो इसके नॉर्थ डायरेक्शन में आपका x हो जाएगा। अब अगला टर्म कहा गया है कि इफ p इज इन साउथ ऑफ z, z पॉइंट हमारा यहाँ पर है, इससे साउथ नीचे की ओर आएगा ना, तो p हमारा यहाँ पर हो गया। तो अब आप बताइए कि देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, यानी कि y के किस दिशा में p है। तो y के इस दिशा में p है ना, और ये वाला हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट का। यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये हमारा डायरेक्शन किसका हो गया, साउथ वेस्ट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। कहने का मतलब क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद और सामवेद। देखिए दोस्तों, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है, ये सारे के सारे एक होली स्क्रिप्चर्स हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद एक साइंस का ब्रांच है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से डील करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है कि 3, 10, 101 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर यह सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है। 3 है, 10 है, 101 है और फिर x है। अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे ना तो 7 का है, और इधर कितने का है, 91 का है। यानी कि दोस्तों ये जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस तो हो नहीं रहा होगा। जब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है ना तो दो ही चीज़ें होती है, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करें तो देखिए 10 जो है वो 3 से किसी भी प्रकार नहीं कटेगा, 101 जो है वो 10 से किसी प्रकार नहीं कटेगा, तो डिवाइड तो हो नहीं रहा होगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 10 के नज़दीक कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो है 9। यानी कि अगर हम 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 10 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और एक ऐड करोगे तब आपको 101 मिल रहा है। इसका कोई तुक बन नहीं रहा, तो ये भी पैटर्न नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, और 9 में एक आप ऐड करोगे तो आपको अगला टर्म मिल जा रहा है 10। वापस से अगर हम 10 का स्क्वायर करके देखते हैं तो हमें मिलेगा 100, और 100 में अगर आप एक ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा इसके आगे वाला टर्म यानी कि 101। दोस्तों यहाँ पर हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न कैसे है, तो नंबर को स्क्वायर करना है और एक ऐड करके आगे लिख देना है। तो 101 के आगे वाले नंबर को निकालने के लिए हम पहले 101 का स्क्वायर निकालेंगे, और 101 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 10,201। इसमें एक और ऐड करेंगे तो x की जगह पर आने वाला हमारा जो नंबर है वो हो जाएगा 10,202। दैट मीन्स कि दोस्तों इस ऑप्शन का राइट सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर।
25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ ए इज द ब्रदर ऑफ वी, वी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, देन हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। ए क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। मान लो कि यहाँ पर ए जो क्या है वो बी का भाई है, तो ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है? सिबलिंग का रिलेशन है। अभी हमें यह नहीं पता है कि बी मेल है या फिर फीमेल है, लेकिन ए हमें पता है कि मेल है, क्योंकि ए क्या है? भाई है। जो मेल होंगे ना दोस्तों उसे हम डिनोट करेंगे स्क्वायर से, और फीमेल को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे सर्कल से, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब कहा गया है कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी सिस्टर है किसकी? सी की। वी फीमेल है तो हमने यहाँ पर सर्कल कर दिया। और इसका सी के साथ कैसा रिलेशन है? सिबलिंग का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर का है। अब सी का भी जेंडर हमें अभी नहीं पता है, तो सी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे कहा गया है कि सी इज द फादर ऑफ डी। सी का जेंडर हमें पता चल चुका है कि सी फादर हैं, दैट मीन्स कि मेल होंगे सी, तो हमने स्क्वायर में लिख दिया। सी किसके फादर हैं? डी के। यहाँ पर डी जो है वो बच्चा है किसका? सी का है। अब डी का यहाँ पर हमें जेंडर नहीं दिया गया है, और क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि जो डी है वो ए से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए डी आखिरकार है कौन, ये बताइए। डी कौन है? ए का। तो ए के भाई का बेटा है ना, भाई का बेटा यहाँ पर है या फिर बेटी है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर वो भाई का बेटा होगा तब ए का रिलेशन कैसा होगा? भतीजा का। और अगर बेटी होगी तो भतीजी की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम यहाँ पर कंफर्म डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये आपकी भतीजा है या फिर भतीजी है, नाइस है या फिर नेफ्यू है। अगर जेंडर दे दिया हुआ रहता तब हम एग्जैक्ट यहाँ पर बता सकते थे। सो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए और ऑप्शन दिया रहे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इस बार भी आप एक बार फोकस करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 26 नंबर। इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है। देखिए पैटर्न को समझते हैं, यहाँ पर पैटर्न किस प्रकार से आगे चल रहा है। तो एक आपका इस प्रकार का पैटर्न है, फिर आपका सेकंड बॉक्स है, तीसरे वाले बॉक्स में हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर आएगा कौन सा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 1 2 3 और 4 एरो वाला फिगर है, 3 एरो वाला फिगर है और 2 एरो वाला फिगर है। इसमें आप देखोगे तो 3 एरो, 2 एरो और 4 एरो है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि 4 3 2 3 2 4। अब अगर आप इसमें देखोगे तो 2 एरो वाला एक फिगर है, एक आपका 4 एरो वाला फिगर है। तो एक और कौन सा बचा हुआ रह गया? बचा हुआ रह गया केवल 3 एरो वाला फिगर ना। और ऑप्शन को देखोगे तो केवल ऑप्शन नंबर ए में ही आपका 3 एरो है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 नंबर। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर इनमें से आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दो तरह के फिगर दिख रहे होंगे, एक आपका बिना शेडिंग किया हुआ और एक आपका ऐसा है जो कि आधा शेड किया हुआ है। तो इन दोनों में यहाँ पर किस प्रकार का रिलेशन आगे बढ़ रहा है इसी को समझने की कोशिश कीजिए। जो आधा शेड किया हुआ है ना दोस्तों, ये आपका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या है कि अगर यह घड़ी है ना तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप यहाँ पर देखोगे तो इसको 135 डिग्री घुमाने के बाद ये आपका आ जाएगा इस डायरेक्शन में। और हमारा जो अनशेडेड पार्ट है नीचे वाला, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। कितना? 135 डिग्री। क्लॉकवाइज कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में, और घूमने के बाद यहाँ पहुँच जा रहा है। तो फिर से अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे 135 डिग्री और इसे क्लॉकवाइज में घुमाएंगे 135 डिग्री, तो हमारा जो फिगर ऑब्टेंड होगा ना वो ऑब्टेंड होगा ऑप्शन नंबर सी का। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है 28 नंबर। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए छोड़ा है। इस वीडियो को रोक करके आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सारे लोग कमेंट करके बताना कि इसमें टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि मलयालम वर्ड का मिरर इमेज इनमें से कौन सा होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक मिरर रख देते हैं ना तो इसका मिरर इमेज किस प्रकार से फॉर्म होने वाला है। तो देखिए दोस्तों इसका मिरर इमेज हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो इधर जो सबसे लास्ट में टर्म है ना वो इधर सबसे पहले आएगा, फिर ए आएगा, फिर एल आएगा, इस प्रकार से बढ़ते चला जाएगा। तो एम का अगर आप मिरर इमेज निकालोगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ए का भी ऐसे ही बनेगा, एल जो हमारा ऐसे दिया हुआ है वो मिरर इमेज में कन्वर्ट होकर इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हमारा ए वापस से उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, वाई भी वैसे ही आ जाएगा, ए फिर से वैसे ही आ जाएगा, एल जो हमारा फिर से ऐसे दिया गया है वो कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ए वैसे ही रह जाएगा और एम वैसे ही रह जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन 30 नंबर, जिस प्रकार से ऑर्निथोलॉजिस्ट रिलेटेड वर्ड से, वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड हैं। देखिए दोस्तों, ऑर्निथोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं, वर्ड का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आर्कियोलॉजी करते हैं। ठीक है, पुरातत्व विभाग का जो अध्ययन करने वाले लोग होते हैं उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सो गाइज, इसी के साथ आज आपका मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको आज का यह रागा का मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और दोस्तों डेली इसी तरह की मॉक टेस्ट देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिन लोगों को ई बुक परचेज करना है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ई बुक को परचेज कर लेना। सो गाइज, आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल फिर से मैं एक और मॉक टेस्ट अपलोड करूंगा इंग्लिश का, तो आप सभी लोग शाम में वापस से चैनल पर आकर देख लेना अगर आपके पास इसका नोटिफिकेशन ना जाता है तो।